दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 बात करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कह सकते हो, रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं आप। आर्टिकल 3 बेसिकली अगर आपको किसी स्टेट को दो भागों में बांटना है ना, किसी स्टेट के एक हिस्से को किसी दूसरे स्टेट को देना है, किसी यूटी के किसी हिस्से को आपको स्टेट में मिलाना है, तो ये सब जो एडजस्टमेंट होगा इंटरनल, इसकी बात आपका आर्टिकल 3 करता है। मतलब छत्तीसगढ़ जो बना था मध्य प्रदेश से, वो आर्टिकल 3 से बना था। तेलंगाना जो बना आंध्र प्रदेश से, वो आर्टिकल 3 से बना। उत्तराखंड जो बना उत्तर प्रदेश से, वो आर्टिकल 3 से बना। झारखंड जो बना बिहार से, वो आर्टिकल 3 से बना, है ना। तो आर्टिकल 3 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय समय पर इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंड फेडरलिज्म, है ना। ये ट्रिक है जिसके माध्यम से हम याद कर पाएंगे कि वो किन किन मुद्दों की बात करता है। लेकिन इसके पहले आप कुछ बातें समझ लें। जैसे आर्टिकल 3 जो बात करता है, जो उसमें वो बोलता है कि स्टेट्स की हम जमीन आगे पीछे कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ये जो सारी कवायद है, इसमें एक खास बात ये कि इसमें स्टेट शक्तिहीन है। मतलब स्टेट के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस देश के जिस हिस्से के साथ जो करना चाहे कर सकती है। वो ये जमीन उसको दे दे, वो जमीन इसको दे दे, स्टेट को बांट दे, है ना। लेकिन सवाल ये कि सर आपने आर्टिकल 1 में इंडिया को बहुत बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर बताया था, निश्चित रूप से है भी। हम पूरा संविधान पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फेडरल है। लेकिन आर्टिकल 3 उसका एक एक्सेप्शन कह लो या वीकेस्ट फेडरलिज्म कह लो, है ना। संविधान सभा की बहस में स्पष्ट रूप से बोला गया था कि अगर आप स्टेट की कंसेंट नहीं ले रहे हो तो इट इज लाइक कॉम्प्रोमाइज्ड फेडरलिज्म। आप फेडरल तो हो लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया इस आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि इसमें आप कंसेंट नहीं ले रहे हो आप। क्योंकि जब बहस हुई थी तो शुरुआत में प्रपोजल ये भी आए थे कि इसमें इसको अपन कंसेंट कर देते हैं कि मतलब स्टेट आगे होके बोलेगा तो फिर सेंटर इस पे एक्शन लेगा। लेकिन ऐसा अंततः नहीं हुआ। अंततः डिसाइड यही हुआ कि जो प्रोसीजर होगी इसको ऊपर नीचे करने की, वो ये होगी कि रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब रिकमेंडेशन करने के बाद सीधे पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, वो स्टेट की लेजिस्लेचर से ओपिनियन लेंगे कि हम आपके राज्य में इतना हिस्सा इनको देना चाह रहे हैं, या आपके स्टेट के हम 2 भाग करना चाह रहे हैं, जैसे अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हुआ। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज है, आप उनके व्यूज ले सकते हो। लेकिन इस व्यूज के साथ दिक्कत ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इज नॉट बाइंड, है ना। पार्लियामेंट बाइंड नहीं है क्या कि इनके ओपिनियन को वो माने। अब एक बार आपने इनका ओपिनियन ले लिया, है ना, आप समय दे दो, समय के बाद और समय दे दो, ये प्रेसिडेंट की अपनी ड्यूटी है। उसके बाद वो पार्लियामेंट जाएगा और पार्लियामेंट में एक लॉ बनेगा और लॉ से सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से वो पास हो जाएगा, तो आपका नया स्टेट बन जाएगा। मतलब जो नए स्टेट बनाने की प्रोसीजर है वो बहुत लिबरल है, बहुत आसान है। जब चाहे वो सरकार जिसके पास 2/3 से ज्यादा बहुमत हो, उसके लिए मजाक की बात है किसी भी राज्य को बाइफरकेट करना, उसको अलग करना। अब निश्चित रूप से ये पूरी आर्टिकल 3 इस बात को बताता है कि यहाँ पर फेडरलिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये वीकेस्ट आर्टिकल है जो अपने को दिखेगा फेडरलिज्म की बात करता हुआ। ये कॉम्प्रोमाइज फेडरलिज्म है, इसमें नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स की नहीं रह जाती है। जब संविधान सभा में डिबेट हुई थी तो ये भी बोला गया था कि आपकी कंट्री अगर सोवरेन है तो स्टेट भी सोवरेन है, स्टेट का भी अपना अधिकार क्षेत्र है, वो भी आपके साथ जो सारी रियासत है ये वो भी आपके साथ जुड़ी है, तो आपको भी कंसेंट की बात करना चाहिए। इस पर चेयरमैन साहब ने कहा था कि अमेरिका और फिर भारत में फर्क क्या रह जाएगा। अमेरिका के साथ दिक्कत है कि 50 कमजोर देश मिलकर, मतलब 50 इंडिपेंडेंट देश बने थे, लेकिन हमारे जो 550 रियासतें थी वो थी तो हिंदुस्तान की ही ना। वो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग देश थे पहले और हमने उनको बाद में एक करा है, थे तो वो हमारा हिस्सा ही, इसीलिए हमने उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला है। तो दोस्तों BIND, बी से बाउंड्रीज में आप चेंज कर सकते हो, आई से इंक्रीज कर सकते हो जगह, N से नेम बदल सकते हो, D से आप एरिया डिमिनिश कर सकते हो और F से आप फॉर्म न्यू स्टेट बना सकते हो ना। तो A B C D E जो आपके आर्टिकल 3 में लिखे हुए, बाइंड मतलब
बांध देता है, आपको बाइंड कर रहा है वो आपके फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म एक उन्मुक्त विचार है ना कि स्टेट को जो करना है करे, सेंटर को जो करना है करे, लेकिन यहाँ पर स्टेट बंध चुका है किससे? सेंटर से, कि सेंटर की इसको बात मानना है। तो अब सवाल ये होना चाहिए कि सर सही बात है, फेडरलिज्म है, सब है, उसके बाद भी क्यों संविधान सभा अंततः इस बात पर राजी हो गई कि हाँ हमको स्टेट्स को पावर नहीं देना है, स्टेट की कंसेंट लेने की बात नहीं करना है, बल्कि उनका ओपिनियन, उनके व्यूज ले लो। ऐसा इसलिए बोला गया कि एक उन्होंने बोला कि देखो अगर इस देश में कोई माइनॉरिटी है ना, कोई बड़ा राज्य है, उसमें एक इलाका है छोटा सा, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब अगर आपका कहना है कि वो स्टेट तय करेगा कि वो बाइफरकेट होगा कि नहीं होगा, उसको अलग राज्य बनाना है या नहीं बनाना है, तो डेफिनेटली वो स्टेट तो कभी बोलेगा ही नहीं, है ना। वो स्टेट क्यों बोलेगा आपको ऐसा कि हमारे दो टुकड़े कर दो? कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि उसका पार्टीशन हो। इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में चलती किसकी है? मेजोरिटी की। और मेजोरिटी हमेशा सही हो ये संभव नहीं है ना। मेजोरिटी का ओपिनियन सही हो ये संभव नहीं है और सही नहीं है। उन्होंने इस बात को स्पेसिफिकली बोला कि मेजोरिटी भी गलत हो सकती है, वो भी अन्याय कर सकती है। क्योंकि एक बड़ा राज्य है, वो चाहेगा कि इतने सारे लोग 80% लोग खुश है, हमारे यहाँ 20% को तकलीफ है, तो इट्स ओके। लेकिन इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंटर की उन 20% लोगों का भी ख्याल रखे। और अगर ऐसा लगता है कि उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन वो माइनॉरिटी किसी रूप में, तो उनको एक अलग राज्य बना के उनके एक इंडिपेंडेंट सरकार चलाए, उनके हितों का ध्यान रखने वाली सरकार उनके पास भी होना चाहिए। तो उनका ऑब्जेक्ट ये था कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा हम कभी नहीं कर पाएंगे अगर हमने स्टेट की कंसेंट को मैंडेटरी बना दिया। तो अगर क्योंकि कोई भी स्टेट कभी बोलेगा ही नहीं कि हमारा भैया दो टुकड़े कर दो, या हमारे ये दुखी है, सुखी है, सब बोलेंगे हमारे तो सब खुश है, एवरीथिंग इज ओके। इसलिए सेंटर के पास पावर है कि अगर इस देश के किसी हिस्से को उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है किसी भी रूप में, कोई स्टेट उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वो फिर उसको दो भागों में बांट सकता है। इतनी सी बात ये आपका आर्टिकल 3 बोलता है। और प्रोसीजर इसकी बहुत सिंपल है, रिकमेंडेशन होगा, फिर व्यूज ले लेंगे, फिर पार्लियामेंट में जाएगा और फिर सिंपल मेजोरिटी के साथ ये पास हो जाएगा। 3 केस लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में से इंपॉर्टेंट तो एक ही है ना। 3 तो केस लॉ ही है इसमें जो मेन है। एक तो बेरीवारी केस है आपका, है ना, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल हुआ था आर्टिकल 143 का। नेक्स्ट है आपका बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और थर्ड है मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3 केस लॉ है जो आर्टिकल 3 में इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेरीवारी केस है जो समझने चाहिए, हमें जानना चाहिए। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं बेरीवारी केस की। और इसमें जो प्री में जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैंने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। हम पहले मामले को समझते हैं और हम फिर उन पॉइंट्स की बात करेंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारा बंटवारा हुआ, भारत की भूमि और पाकिस्तान की भूमि बांटी गई। उसे बांटने का काम दिया गया था महाशय सर रेडक्लिफ को। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमिटी। और इसी कारण से भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। ये जनरली जीके का क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो जो बंटवारा हुआ था उसमें हुआ क्या था, ये जो महाशय थे इन्होंने बहुत कुछ काम तो फील्ड में जाके करा था, है ना, स्पॉट पे जाके करा था। और कुछ काम इन्होंने ऑफिस में बैठे बैठे, है ना, मैप से मैप मिला दिया, थाने से थाने मिला दिए और बोल दिया कि इधर का थाने के इधर भारत और थाने के इधर आपका वेस्ट पाकिस्तान, मतलब आज का बांग्लादेश। अब इन्होंने जो बैठे बैठे करा था, इसी में 1 इंच से चूक हो गई थी बेरूबारी गांव के थाने की, और इसी का ये पूरा डिस्प्यूट है। और इन्होंने जो करा था ना, ये बाउंड्री लाइन जो बनाई थी इन्होंने बैठे बैठे, इसमें यही तक हो गया था कि लोगों के घर के ऊपर से चली गई थी बाउंड्री लाइन आपकी, है ना, कि मतलब आदमी जब खाना खा रहा हो डाइनिंग टेबल पे तो वो भारत का था, पर वो जब अंदर जाता है किचन में सब्जी लेने, है ना, तो वो पाकिस्तान का हो जाता था। अपने खेत पे वो भारत का था पर अपने घर पे वो पाकिस्तान का था, है ना। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स इन महाशय की वजह से हुए थे और इन्हीं की गलती थी कि ये बेरूबारी का मसला हमको देखना पड़ा। अब हुआ क्या, बेरूबारी गांव के लिए पॉपुलेशन भी चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी था और नक्शे के हिसाब से भी एक गलती थी, इसलिए दोनों ही कारण थे पाकिस्तान के सही। और इसलिए भारत सरकार को 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट करना पड़ा। नेहरू नून एग्रीमेंट इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए था कि आधा हिस्सा हम रख लेते हैं इस बेरूबारी गांव का और आधा आप रख लो। तो नेहरू नून मतलब नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और फिरोज खान नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने 1958 में एग्रीमेंट करा।
डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी था, है ना, उसका गांव था। अब जैसे ही पता चला इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को, कि भारत अपना एक हिस्सा दूसरे को दे रहा है और दूसरे में भी पाकिस्तान को दे रहा है, तो प्रोटेस्ट हुआ बहुत बड़े स्तर पे, लोगों ने विरोध जताया। वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा विरोध हुआ। बेरुबारी गांव के लोगों ने हाथ पैर जोड़ लिए कि हमको मत भेजो पाकिस्तान। और यहाँ तक ऐसा बताते हैं कि बेरुबारी गांव के लोगों ने अंगूठे काट के, दस्तखत करके इस देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला था कि सर आप कैसे भी करके इसको रुकवाइए, हमको पाकिस्तान मत भेजिए। इन्होंने जो एग्रीमेंट कर लिया है इसको स्टॉप लगाइए इसके ऊपर। अब मामला बहुत बढ़ चुका था। अब नेहरू जी ने सोचा कि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और हम इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स किससे करेंगे, हम आर्टिकल 3 से कर लेंगे। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट करेगा शुरुआत ये नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, है ना। तो इसलिए बहुत बड़ा मसला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, है ना, सवाल उठने लगे कि आर्टिकल 3 में आपके पास अधिकार क्षेत्र है या नहीं। तो प्रेसिडेंट ने फिर अपने आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन का उपयोग करा और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि हमें मार्गदर्शन करे। जो मुख्य प्रश्न थे वो ये थे कि क्या कोई लेजिस्लेटिव एक्शन जरूरी है देने के लिए या एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव मतलब जो वर्तमान सरकार है वो जो चाहे वो कर दे, है ना, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन होगी उनकी। लेकिन अगर पार्लियामेंट में मुद्दा आता है तो वो लेजिस्लेटिव एक्शन होगी। तो सवाल है कि क्या पार्लियामेंट में कुछ एक्शन जरूरी है या पार्लियामेंट के बाहर सरकार अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर कुछ कर सकती है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि अगर लेजिस्लेशन की कोई एक्शन जरूरी है तो आर्टिकल 3 इज सफिशिएंट या आर्टिकल 368 का हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 3 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भारत अपनी जमीन किसी दूसरे देश को दे सकता है ना। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट इंटरनल रीएडजस्टमेंट, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। वो ऐसी कुछ बात नहीं करता है कि आप अपने हिस्से को किसी दूसरे देश को दे दो। तो आपका ये तो मामला खत्म हो गया, है ना। अब दूसरा ये कि लेजिस्लेटिव आर्टिकल 3 तो आपका खत्म हो गया कि वहां से आप हो नहीं सकता। अब सवाल ये है कि लेजिस्लेटिव एक्शन में क्या करना पड़ेगा हमको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 का आप इस्तेमाल करिए और 368 के माध्यम से आप शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करिए और आपका जो नेहरू नून एग्रीमेंट है इसको फिर आप इन्फोर्स करा लीजिए। इस 368 के अमेंडमेंट से आपका काम हो जाएगा। सरकार ने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि सर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हम डेमोक्रेटिक है और चूंकि हम सरकार है, हम डेमोक्रेटिक है, मतलब हमको लोगों ने चुना है, तो प्रीएम्बल भी तो हमको एक शक्ति देता है कि हमको जो करना है वो करें, है ना। तो इसलिए बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, प्रीएम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर, है ना। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला और प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है और इसीलिए प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेरुबारी केस में बोला गया। क्योंकि नेहरू जी चाह रहे थे कि प्रीएम्बल से ही मैं ताकत ले लूं और प्रीएम्बल से ये सब हो जाए, है ना। लेकिन नहीं, प्रीएम्बल से आपको ताकत नहीं मिलेगी। 368 में आपके पूरे पार्लियामेंट को उसको पास करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी बेरुबारी केस की बात कंसर्न विद आर्टिकल 3, है ना। आर्टिकल 3 जो क्वेश्चन बनते हैं प्री के में वो बता रहा हूं कि आर्टिकल 3 से जो केस लॉ है मुख्य वो बेरुबारी केस है। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 368 के माध्यम से। क्यों हुआ था? टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट। आर्टिकल 143 वाज इन्वोक्ड। तीसरी बार इसको इन्वोक किया गया था, है ना, करीब 15 बार करीब अभी तक उसका इन्वोक हुआ है आर्टिकल 143, मतलब एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसमें मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लो, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी वो ओपिनियन दे या नहीं दे, और वो ओपिनियन दे दे तो आपकी मर्जी कि आप इसको लो या नहीं लो। इट इज सो मच ब्यूटीफुल आर्टिकल। नेक्स्ट, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इसको ओवररूल कर दिया था केशवानंद भारती केस में, है ना। केबीसी से जब मैंने लॉ पढ़ा तो कौन बनेगा करोड़पति याद कम आता है और केशवानंद भारती केस याद ज्यादा आता है। फिर नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था 1958 में एज पर एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट करने की जो सरकार की शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर डिफाइन की हुई है कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एग्रीमेंट आप कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेरुबारी केस, जिसमें आर्टिकल 3 को हटाकर आर्टिकल 368 का उपयोग करना पड़ा था, क्योंकि आर्टिकल 3 आपको ये शक्ति नहीं देता है कि आप अपने किसी जमीन का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो थी हमने उसको मानी और उसके आधार पर वो डिस्प्यूट सॉल्व हुआ। हमने जो एरिया डिस्प्यूटेड था वो पाकिस्तान को दिया और बाकी हमने हमारे पास रख लिया। सो दिस वाज अबाउट बेरुबारी केस।